तरह से विकास को पीछे करके नोटबंदी का जो इशू था उसको पीछे करके जिसे आजकल एक नया लिबादा पहनाया गया है सोशल इंजीनियरिंग, जो असल में उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कहूँ कि कम्युनल इंजीनियरिंग और कास्टियस इंजीनियरिंग ये उसकी जीत हुई है और ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। आने वाले वक्त में लोग महसूस करेंगे इसको। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कांग्रेस की क्या कमजोरी रही? कुलभूषण जी, मुझे उठना है तो जरा एक कमेंट ले लें। देखिए, हमारी कमजोरी ले रहे हैं और हमारी ताकत दोनों एक ही है कि हम सबको साथ लेकर के देश के अंदर चलना चाहते हैं। किसी एक वर्ग को या मेजॉरिटी को अपनी तरफ करके बाकी सबको नकारने की पॉलिटिक्स से दूर है। अगर ये हमारी कमजोरी है तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और यही हमारी ताकत है, हम इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। शहनवाज जी जी, मुस्कुराइए और बताइए, ये मजबूती जो है कांग्रेस को भी लग रहा है और समाजवादी पार्टी को भी क्यों लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए यही तो डेमोक्रेसी की ताकत है कि जनता तय करती है, नेता नहीं तय करते। अगर जनता ने तय किया और उसमें भी उनको डेमोक्रेसी के लिए खतरा लग रहा है, हाँ। तो उनके विचार उनको मुबारक हों। लोकतंत्र में जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे नेता हैं। जनता ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। जनता ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां गरीबों के सबके हित में है। और जो विवेक कुमार जी कह रहे थे पहले, मैं उस पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं कि ये कह देना कि एक खास वर्ग के लोगों के साथ लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, इसमें जितना काम भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, हम सबको लेकर चलते हैं। सबका साथ सबके विकास का मतलब ये नहीं है कि किसी एक विशेष जाति को हम एड्रेस कर रहे हैं। सबके साथ सबका विकास का मतलब हम सबको लेकर चलना चाह रहे हैं। तो पूरा छोड़ दिया, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है, सबको लेकर चल रहे हैं। एक भी टिकट नहीं दिया, आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा। नहीं, 400 आप में से आप टिकट पैमाना नहीं है, विकास पैमाना है, उनकी तरक्की पैमाना है। सरकार बनेगी, हम जितनी चिंता हम करेंगे उतनी चिंता बसपा सपा के लोग, टिकट देने वाले लोग भी ज्यादा नहीं करते हैं। हम समाज के अंतिम पादान पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हैं। प्रतिनिधित्व जरूरी है, यही है। शहनवाज जी, आप जाइएगा नहीं, हमको लगता है इसका जवाब आना चाहिए। हम 20 सेकंड का सिर्फ ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 20 सेकंड के लिए ब्रेक ले रहे हैं, जरा सी मजबूरी है। 20 सेकंड से तुरंत लौट। शहनवाज जी, जहां पे चर्चा छोड़े थे हम चाहते हैं वहीं से जवाब शुरू हो, क्योंकि बहुजन, अच्छा शहनवाज जी चले जा चुके हैं, तो शहनवाज जी चले गए हैं तो देखिए तो उसका जिक्र। लेकिन हमारे साथ चूंकि योगेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, ये रुझान है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना वक्त हो गया है कि ये परिणाम बहुत ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। अब जो स्थिति है बहुत साफ तौर पर है। एक पंजाब छोड़ दीजिए तो तमाम जगहों पर बीजेपी की मौजूदगी नज़र बहुत साफ तौर पर आ रही है। और यूपी में अगर ये है और हो चुका है तो इसका मतलब क्या माना जाए कि यूपी ने उस राजनीति को बदलते हुए अब देख लिया है पहले, या जो पारंपरिक राजनीति यूपी के भीतर समाई हुई थी राजनीतिक दलों के जरिए, जो अयोध्या आंदोलन और आरक्षण के बाद से जातिगत स्थितियों में चल रही थी, उसकी उम्र पूरी हो गई? देखिए, पहली चीज तो बिल्कुल तात्कालिक, अब जितने रुझान आ चुके हैं वो बहुत बुनियादी रूप से बदलने वाले नहीं है। आपने और मैंने पिछले 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक गिनती बहुत बार देखी है। जब कागज की गिनती हुआ करती थी तब यह संभव होता था कि बाद में एकदम पलटी खा जाए। अब एकदम पलटी नहीं खाता, थोड़ा सा 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है। मैं कहूं कि मुझे उसका पता था तो बिल्कुल झूठ होगा। मेरे को नहीं लगता था कि इतनी बड़ी जीत होगी। अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश में, प्रत्याशित लेकिन बहुत बड़ी जीत उत्तराखंड में, और गोवा में और पंजाब में भी देखिए 27 सीटें आई है। ये मेरे जैसे लोग समझते थे कि पंजाब में अकाली बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएंगे, वैसा नहीं है। कम से कम वो पांव बनाने लायक जगह बना के रख सकते हैं। कांग्रेस कहने को ये कहेगी कि हाँ पंजाब हमें मिल गया, लेकिन जो लोग राजनीति समझते हैं वो सब जानते हैं पंजाब में अमरिंदर सिंह की जीत है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत नहीं है। और एक मायने में अकाली बीजेपी के साथ जो गुस्सा था लोगों का, उसकी अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने कांग्रेस को चुना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का दिन भारतीय राजनीति में एनडीए का, एनडीए के भीतर बीजेपी का और बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का है।
जो उनके इसको आप निंदक और उलट नहीं आलोचक- सकते हैं, इसको उलट जी। दीजिए। आज का दिन मोदी और अमित शाह का, उसके बाद बीजेपी का, उसके बाद एनडीए का। बिल्कुल, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो मोदी जी के आलोचक और निंदक हैं, और मैं आज भी बिल्कुल खुल के यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी जी के बहुत गहरे आलोचकों में रहा हूँ और उनकी जिस तरह की राजनीति है उसका आलोचक रहूँगा अगर वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तथ्यों से आंख मूंदें। तथ्य आज ये है कि डिमोनेटाइज नोटबंदी के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी रही है। तथ्य ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी घोर अलोकप्रिय सरकार न होने के बावजूद बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति का जो संतुलन है वो स्पष्टतः आज की तारीख में मोदी और बीजेपी की तरफ झुका है। और ये अभी मैं नहीं कहता कि जरा सा पिछले रोक 15 रहे हैं साल की आपको, राजनीति टेक्नोलॉजी का बदल लाभ ले ले। जी। अभिषेक केशव मौर्य के साथ इस वक्त गाड़ी में ही सफर कर रहे हैं। हम जरा चलते हैं, लाइव व्यवस्था हो सकती है। केशव मौर्य बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। भारी जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष केशव मौर्य। पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये बताइए कि इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं यह जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत मानता हूं और उनको यह विजय समर्पित करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में अपना मस्तक रखता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को कुशासन से, गुंडा राज से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है। मैं अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभारी हूं। उन्होंने मार्गदर्शन किया हम सबका और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को बार बार बधाई देता हूं जिसने लगातार 10 महीने से जनता के बीच में रह करके भाजपा का कमल खिलाने के लिए काम किया, जिसका परिणाम आज सामने है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की यूपी में सरकार बने। आपको इस जीत की उम्मीद थी क्योंकि ये मुझे राम लहर से भी बड़ी है? ये मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, मुझे कोई भ्रम नहीं था। मैं मान रहा था लगातार हम 265 प्लस का नारा दिए थे और फिर हमने जब स्थिति और अच्छी देखी तो हमने अब की बार 300 पार का नारा दिया है और जनता ने हमारा समर्थन दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हमारी विजय हुई। केशव मौर्य जी, आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तक से ज्यादा सभाएं की हैं, अमित शाह से ज्यादा सभाएं की हैं। क्या इस वक्त हम अगले मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अधिक से अधिक स्थानों पर अधिक स्थानों पे गया हूं और पार्टी के नेतृत्व ने भी देश को देखते हुए प्रदेश में जितना अधिक समय दिया है मैं उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इसका बहुत अच्छा जो रिजल्ट आज आया है यह इसी के कारण आया कि मेरे नेतृत्व ने भी समय दिया और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। पिछड़ी जाति से होगा कोई उम्मीदवार? यह विषय केंद्रीय संसदीय बोर्ड तो शोर है, हंगामा है, नारेबाजी है और सब कुछ है, उल्लास उत्साह, सारी चीजें स्क्रीन पर आपको नजर। विवेक जी, आपने एक जिक्र किया था, अभी भी आप स्वर्ण मानसिकता का जिक्र बीजेपी के साथ कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब बीजेपी जिक्र कर रही है सबका साथ सबका विकास, तो उससे इतर आप ये मानकर चल रहे हैं कि उनको उस दायरे से बीजेपी निकाल कर ले जा रही है और आप सिर्फ देखते रह पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए कोई प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशेषकर अगर आप अल्पसंख्यक समाज का करें तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और दलितों का जिक्र कर रहे हैं, दलितों में भी आप देखिए कि एक लीडर मुझे बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर चेहरा दिखाई पड़ रहा हो। क्या भारतीय प्रजातंत्र में बिना प्रतिनिधित्व की राजनीति होगी? मैं आपकी चौधराहट कब तक करूंगा? स्वप्रतिनिधित्व कितना आवश्यक है, इस बात को बहुत दिनों से कहा जा रहा है। लेकिन प्रतिनिधित्व अगर उस तबके का रहता है और फिर भी उनका विकास या उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है तो एक पीरियड तो होगा ना। मुझे लगता है कि देखिए कि आपको उस समाज की स्वप्रतिनिधित्व की लीडरशिप का कालखंड देखना चाहिए और भारतीय समाज का कालखंड देखना चाहिए। 2500 की सभ्यता के अंदर 25 साल भी नहीं हुए, 5 वर्ष हुए और आप सब चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का दृढ़ता और उवाच उन्होंने देखा आपने, मुझे नहीं लगता है कि उसके पहले कभी दिखाई पड़ा। और आज वो प्रतीक गढ़ दिए गए हैं जिनके माध्यम से आज का आंदोलन चल रहा है, यूथ उसको लेकर के आगे चल रहा है, उसकी भावनाएं बाकायदा प्रखर होती दिखाई पड़ रही हैं विश्वविद्यालय विधा के अंदर और बाहर भी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन आंदोलन का नहीं रहा है। हाँ, ये बात दूसरी कि टेंजिबल रियलिटी
आप मान रहे हैं कि हाँ उनको शिक्षा मिल जाती, उनको घर मिल जाता। अरे काशीराम जो घर बना उसके अंदर से तो निकाल दिए गए लोग, और 5 लाख बने उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय बन गए उनका कोई नाम नहीं ले रहा है। उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बन गए उनका नाम नहीं ले रहा है। 165 किलोमीटर रोड बन गई उसका नाम नहीं ले रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से संकुचित दायरे में देखने की एक परंपरा है। परसेप्शन की वॉर में बट नेचुरल है बहुजन समाज पार्टी हारती है। नहीं, इसका मतलब ये कि प्रतिनिधित्व तो भाजपा में कुछ तबकों का नहीं है, लेकिन मुझे यही एक कंट्राडिक्शन आपकी बात में नजर आता है। बीएसपी में तो एक ही नेता है, वहाँ तो किसी का भी कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता, मंच पर भी एक ही बैठता है। ये कटाक्ष के रूप में बड़ा अच्छा लगता है कि एक ही लीडर है। कटाक्ष नहीं है। राष्ट्र पार्टी कैसे बनती है? केवल एक लीडर से बैठ करके आदमी देखेगा। कटाक्ष नहीं है। नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ, राष्ट्र पार्टी बनती कैसे है? केवल एक आदमी के माध्यम से बन जाती है। सपोर्ट नहीं लड़ता कोई आदमी, लड़ क्या हर जगह वो लड़ने चली जाती है। अरे मोबिलाइजेशन का पैटर्न होता है सर। ये एक कंस्ट्रक्शन और संकुचित दायरा और संकुचितीकरण मुझे लगता है टूटना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति वहां पर देखिए 3 दिन तक लगातार बैठ करके बाकायदा नारे लगवाता है और कुछ नहीं बोलता, तो उसके लिए नहीं कह रहे हैं कि केवल एक लीडर है, उसके लिए भी कहना चाहिए केवल एक लीडर है। विवेक जी, जब आप ये जिक्र कर रहे हो, एक मिनट हम इसको जरा जोड़ दें। विवेक जी, आप जिक्र कर रहे हो तो हमें जहन में आ रहा है 1955 लोहिया ने लेटर लिखा था अम्बेडकर को कि आपके भीतर जो गुस्सा है उस गुस्से को आप क्यों इस रूप में आप सबके साथ सहमति बनाओ और एक राष्ट्र के नेता के तौर पर खुद को क्यों नहीं एस्टेब्लिश करना चाहते हो। तो हम देख रहे हैं कि इतने बरस बाद भी वही गुस्सा है। इसका मतलब क्या है? नहीं, आप ये देखिए कि अगर सचमुच प्रसून जी आप बैठ करके आराम से प्रतिनिधित्व की राजनीति का जिक्र करें तो उसके उनके कॉम्पोजिशन को देखिए, वोट देने की प्रतिशत को देखिए कि हर समाजों के तबकों का वोट दिया जा रहा है और बाकायदा उस मात्रा में दिया जा रहा है जितनी जनसंख्या उस समाज की वहां पर है। मुझे लगता है इससे ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी प्रजातंत्र किसी दल के अंदर मुझे देखने के लिए नहीं मिला। जिस प्रकार का उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया, किसी के प्रति कोई भी अनलगर भाषा, किसी प्रकार से कोई वमनस्य कहीं नहीं दिखाई पड़ा। मुझे लगा तारीफ होनी चाहिए थी और किसी भी मतलब आर्टिकल नहीं लिखा गया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई एनालिसिस नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बोला जरूर, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार का कैंपेन, जिस प्रकार का प्रतिनिधित्व, जिस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा लेकर के वो उतनी, मुझे नहीं लगता है कि आजा तू भी आजा मैं भी आजा, सबको बैठा लिया अपनी गाड़ी में और जीत गए और उसके बाद रोड शो भी कर दिया। विचारधारा के धरातल पर शून्यता और क्या कहना चाहिए सांप्रदायिकता के आधार पर सब कुछ। हाँ, हम जीवीएल भी आ गए, उनके पास चलेंगे। हाँ। जो विवेक की चिंता है वो मेरी चिंता है। कोई पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश में और उसने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, चिंता तो लोकतंत्र में होनी चाहिए। जो प्रतिनिधित्व की चिंता है, दबे कुचड़े वर्ग की चिंता है, वो मेरी चिंता है। लेकिन लोकतंत्र में आप एक हद के बाद जनता से शिकायत नहीं कर सकते। और अगर बीजेपी का विरोधी खेमा आज की तारीख में केवल शिकायत की मुद्रा में है तो आप हार गए हैं। सच्चाई ये है कि ये जो राष्ट्रीयता का धरातल है उस पे आज बीजेपी ने कब्जा किया है। और जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो लोग आज खंडित विखंडित नजर आते हैं। अगर बीजेपी का विरोध कायदे से करना है, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है जिसको स्वीकार करना होगा, तो आपको उस राष्ट्रीयता के धरातल को एक नए तरीके से दोबारा हासिल करना होगा और उसका हकदार बनना होगा। आज की तारीख में कांग्रेस, सपा, बसपा ये उस राष्ट्रीय धरातल के हकदार नहीं दिखाई देते। ये सच्चाई। हम एक मिनट, जीवीएल हमारे साथ है, हमको लगता है उनसे जवाब इसका लेना चाहिए। जीवीएल, पहले तो बधाई कि 281 सीटों पर इस रुझानों में आगे चल रहे हैं और 400 सीटों के रुझान आ गए हैं। उत्तराखंड में भी कमोवेश 2/3 से ज़्यादा की स्थिति है। 70 के रुझान में से 55 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। पंजाब में जो स्थिति बुरी मानी जा रही थी एग्जिट पोल में, वैसी बुरी स्थिति नहीं है। 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं 117 में से, लेकिन कांग्रेस वहां बहुमत के साथ मौजूद है। मणिपुर में एक टक्कर नजर आ रही है। गोवा में एक स्थिति अभी भी टक्कर के तौर पर नजर आ रही है। वहां के जो रुझान है, मणिपुर में 10 और 11 के बीच में मामला अटका हुआ है। लेकिन एक सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्या वाकई सबकी नुमाइंदगी उस रूप में की जा रही है समाज के भीतर बीजेपी के जरिए, जिससे ये मैसेज जाए कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, या फिर एक जीत के लिए एक ऐसा गिमिक है पूरा का पूरा खेल इस चुनाव में जिसमें आपको जीतना ही है? ये मैसेज है इस डिस्कशन में। जी प्रसून जी, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं
यहाँ जनता अपना जनादेश देती है। इस प्रकार की बड़ी जीत यदि हमारी पार्टी को हासिल हो रही है, तब भी ऐसे सवाल उठाना हारने वालों के लिए एक बहाना हो सकता है, पर लेकिन पूरी जनता को आप दोष नहीं दे सकते हैं किसी पार्टी को जिताने के लिए। ये पार्टियां जिस प्रकार की वोट बैंक राजनीति करते रहें, वो आपको या मीडिया को भी कभी गलत साबित दिखता नहीं। तो सार्वजनिक तौर पर मायावती बयान देती है या सभा में कहती है कि हमें इस समुदाय का वोट चाहिए, बट लेकिन किसकी आलोचना नहीं होती है जब हम सबका साथ सबका विकास नारा लेकर चलते हैं। जब केंद्र में 2.5 साल से 3 साल से हमारे सरकार चल रही है, ऐसा एक विषय बताइए जब हमने किसी के साथ भेदभाव किया हो। तो लोग सेक्युलरिज्म का परिभाषा को इस प्रकार गलत प्रस्तुत करने की जो कोशिश है, ये केवल इसको जनता नकार रही है, ये इनको समझना चाहिए। सेक्युलरिज्म का बात ये नहीं है कि आप अपने ऑफिस में कितने के समुदाय के लोगों को टिकट देते हैं या नौकरी देते हैं। सेक्युलरिज्म का गवर्नेंस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, सरकार का कोई सांप्रदायिकता ताल्लुक नहीं रखना, सबको एक बराबर के हिस्सेदार मानना, ये होता है। हमने ऐसा कौन सा विषय है जहां भेदभाव किया है? लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया, मायावती ने ऐसा किया है। लोग उसको लेकर जब किसी भी विषय को इस प्रकार बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत नेगेटिव करते हैं, इसका हो सकता है जनता में रिएक्शन हो। हमारा एजेंडा था गवर्नेंस, और हमें किसी के संप्रदाय को देखकर वोट टिकट नहीं देते हैं। यदि कोई जीतने वाला उम्मीदवार होता, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उनको टिकट हम देते। लेकिन हमें चुनाव जीतना है, हमें टिकट नहीं बांटना है, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए सबसे प्रबल उम्मीदवार को हमें टिकट देना है। और यदि आप चुनाव के पहले हमें 300 सीट हमारे खाते में डालते, तब हम डिस्ट्रीब्यूट करते, जैसा आप समझ रहे हैं, चाह रहे हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला विषय नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव इलेक्शन है। उसमें आपको लड़कर आपके हर उम्मीदवार की ये ताकत होनी चाहिए, वो जीत हासिल कर सके आपकी टिकट पर। तो ये सबसे प्रामाणिकता होता है, इसमें किसी का दिखावा के लिए काम नहीं करना है। जी, जीवीएल जो कह रहे हैं और विवेक कुमार ने अभी जो कहा, उसके कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये सोचना है कि भाई बीजेपी अगर इतने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में आई है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सबाल्टर्न जो हाशिए के लोग हैं, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, फिर से उसने पहली दफा इतनी बड़ी ताकत के साथ हिंदुत्व के नेतृत्व में सबको इकट्ठा कर लिया। आपके नेता जो पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग की बात करते हैं, उन्होंने अपना जनाधार ही नहीं खोया है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल कंटेंट को भी खोया है, कहीं ना कहीं अपना आकर्षण खोया है। और उत्तर प्रदेश में देखिए जो आबादियां हैं, जो अगर आप परसेंटेज लीजिए आप जातियों का, जाति जनगणना तो वैसे 1931 के बाद हुई नहीं, तो वैसे में ये जो नतीजा है, ये जो संख्या है, वो बताती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पिछड़े वर्ग, गैर जाटों, दलितों का बड़ा हिस्सा, सबको जोड़ा है उन्होंने। मुस्लिम को अगर छोड़ दिया जाए केवल, तो उन्होंने सबको जोड़ा। थोड़ा बहुत अटैक किया उन्होंने यादवों पर, थोड़ा बहुत अटैक उन्होंने इधर उधर और किया पॉलिटिकल पार्टीज पर, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा के नेतृत्व में इतनी बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद के दौर में भी नहीं हुई। और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह के एक अलग रुख और नजरिए का चमत्कार है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी के पास भी नहीं था। उस समय सवर्ण नेतृत्व जो है वो कहता था कि भाई ठीक है, कांग्रेस की तरह आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। इसमें उन्होंने वाकई हिस्सेदारी दी है, पार्टी में दी है, संगठन में दी है, लेकिन विचारधारा से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वहां कट्टर हिंदुत्व विचारधारा ही कायम है और वही रहेगी। जनतंत्र के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आज यही है कि उन्होंने कांग्रेस से इसका जवाब लेना चाहिए। लेकिन मीम अफजल साहब, कंटेंट नहीं बदला है। मीम अफजल साहब, अगर राजनीतिक जमीन इस रूप में बीजेपी ने बदल दी है, और अगर वो चुनावी जीत के लिए ही सही, एक वक्त तो कांग्रेस के पास सब छोड़ छाड़ के आते थे, अब बीजेपी के पास सब जाते हैं, इसका मतलब ये है कि सत्ता का आकर्षण ही शायद मौजूदा वक्त में सबका विकास, सबका साथ हुआ है, और उसके साथ जुड़कर ही आपको लाभ हो सकता है। आप दाएं बाएं क्यों देखेंगे? और कांग्रेस इसमें पिछड़ती चली गई और अब एकदम हाशिए पर है। मीम अफजल साहब, देखिए, अभी यहाँ पर एक सवाल उठाया गया था वाजपेयी जी कि सबका साथ सबका विकास, दो चीजें होती हैं।
जब पूरा देश में पावर को चलाया जाता है, एक जगह होती है डिसीजन मेकिंग, जहां से फैसले होते हैं और उसके बाद नीचे लोगों को दिया जाता है। आप रिप्रेजेंटेशन एक कम्युनिटी को ना देके ये साबित करना चाहते हैं कि आप इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानते, सिर्फ एक धर्म का देश मानते हैं, और उसका मुजाहरा आपने खुल करके किया है। जी। आप भले मुंह से ना बोलें, लेकिन जब आप 20% लोगों में से एक को भी टिकट नहीं देते, उसका मतलब है कि आप उस राजनीति को दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ मेजॉरिटी को इकट्ठा करके माइनॉरिटी को साइडलाइन करेंगे और उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं रखेंगे। रिप्रेजेंटेशन कोई चीज नहीं होता है, जो हम भीख देंगे उसमें आपको जितनी भीख मिल सकती है मिल जाएगी, और मैं जानता हूं वो भीख नहीं मिलेगी, वो भीख भी देने वाले नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि इस देश में लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराएगा, सबकी बात होगी, या सिर्फ एक झंडा लहराएगा, एक कलर का झंडा लहराएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी भी इस बात को भीम कहता अफजल हूं, साहब, लेकिन एक बात वो लोग बताइए, लीडर नहीं होते, अगर चुनाव के जो दिन, भीड़ के एक साथ मिनट, आप लोग खुद मानते लीडर हैं वो कि होते हैं, लोकतंत्र में जो चुनाव भीड़ से बड़ा के कुछ खिलाफ नहीं होता भी है। अगर देश के भीम हित में साहब, कोई बात होती है तो भीम वो साहब, बोलते हैं। भीम साहब, आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के दिन जब जनता ने जनादेश अपना दे दिया और वो रिजल्ट के तौर पर इस रूप में सामने आ रहा है, जी। फिर ये सवाल आपके जहन में क्यों आता है? क्या ये आप जनता जो चुन रही है, या तो उस टैक्टिक्स को आप नहीं मान रहे, प्लेइंग फील्ड सबके लिए है इलेक्शन जो है, या फिर आप ये मान रहे हैं कि दरअसल हम उसमें अभी फिट नहीं बैठ रहे, हमारे दिमाग में जो सोच थी देश को लेकर वो शायद मौजूदा वक्त में बदल रही है या बदल दी गई है? कुछ ऐसे सवाल हैं। नहीं, बदल दी गई है, बिल्कुल मैं इसको कहता हूं कि बदल दी गई है। डेमोक्रेसी का ये तकाजा ही नहीं है जिस अंदाज से इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अभी शाहनवाज साहब यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं। जी। दिल पे हाथ रख के बताएं कि उनकी कम्युनिटी जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक टिकट भी नहीं मिला। हमको लगता है इस पे जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि इस चीज के बाद भी अगर सवाल उठ रहे हैं, हम एक मिनट इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जीवीएल से जरा जवाब ले लेते हैं। जीवीएल, नहीं, जब देखिए वक्रीकरण जब होता है, जब कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी आतंकवादी के मरने पर रोती है, क्या ये राजनीति का वक्रीकरण नहीं है? क्या यदि आप अपने एक वोट बैंक के लिए केवल उसको ध्यान में रख के सरकार चलाते हैं, उनको नौकरियां देने में उनको आगे रखते हैं, पुलिस थाने में न्याय देने में उनका सामने रखते हैं, क्या सत्ता में आने के बाद आपको सबको एक नजरिए से देखना नहीं चाहिए? आपने ऐसा नहीं किया है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, जिस प्रकार की आप राजनीति आप चलाते हैं, आपको केवल वोट बैंक दिखता है, जो बहुत गलत बात है। क्या ये डेमोक्रेसी की बात है कि आपकी वोट बैंक के लिए आप काम करेंगे, किसी और का अनदेखा करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई हम बयान देंगे, जनता इसको विश्वास करेगी जब तक ये हकीकत नहीं है? ये हकीकत है। अच्छा, एंथनी रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 2014 चुनाव हारने के बाद यही बात कहा था, पर लेकिन उनको सीख नहीं मिलती है, सबक नहीं आती है। तो एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे एक नेशनल पार्टी, एक मेन स्ट्रीम पार्टी को क्या इस प्रकार भेदभाव करना चाहिए? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने क्या कहा था? हमने एक समुदाय के लिए रिसोर्सेस हैं सरकार के, गरीब के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं गरीब का अधिकार है रिसोर्सेस पर, वो किसी भी जात विशेष और संप्रदाय विशेष के हो। और शिंदे जी क्या कहते थे? तो आपने इस प्रकार राजनीतिक वक्रीकरण करके देश के जनता को इस प्रकार बांटने का काम आपने किया है। हम गवर्नेंस में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे उन व्यक्तियों का। नहीं, एक सवाल, और आप हमको लगता है सवाल उठाइए जो आप देखो, अभी बांट आप रहे हो। जीवीएल, आप जी कह रहे हैं कि ये आपने बांटा है देश को, हमने कभी नहीं बांटा देश को। देश जानती है तो देश को गाली मत दीजिए।
उत्तर प्रदेश को आप गाली मत दीजिए। जनता जब भी आदेश देती है, जनादेश देती है, सोच समझ कर देती है। हमें कई बार हराया उत्तर प्रदेश की देश जनता। तो आपने बांटा है। हर बार हमने नहीं, हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आप कर रहे हो। जनता ने आपको हराया। उस जनादेश से समझ और सीख लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसे हारने के लिए बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। बहाने तो लाख मिल जाएंगे आपको। हमें हर समुदाय से, हर जाति से हमें वोट मिला है। इस प्रकार की प्रचंड बहुमत किसी वर्ग विशेष से वोट नहीं मिलता है। ये जनता जो है हमें अपने जनाधार, आपको तो जीतने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए। जनाधार इसलिए आपको जीतने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, वो इस्तेमाल कर लिया आपने, पोलराइजेशन। ये गलत बात होता है। अब आप जनता को इस प्रकार कोसने की यदि काम करेंगे, जो कुछ 8-10 सीट जो मिले होंगे आपको उत्तर प्रदेश में, अगली बार वो भी नहीं मिलेंगे। सीख लेनी चाहिए। शासन आपको जो मिला है उसका सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, उसके बाद दूसरा कोई तरीका नहीं है। वरना आपको कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करनी पड़ती, आपको बिजली में मजहब नहीं डालना पड़ता। 3 साल में हमारी योजनाएं सब वर्ग के लिए है। उज्ज्वला योजना में 20% लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन ना दे करके उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग। मुझे डजनों गांवों में लोग ने और तमाशा देख रहे हैं आप। प्रसून जी, मैं खुद गया था, कई जिलों में, गांवों में गया था। लोग ने मुझे खुद कहा कि अरे 20% लोगों को नकार करके आप उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इसमें तो जीतिए। LPG सिलेंडर हर गरीब को दिया गया है। इसमें यह नहीं देखा गया कि वो कौन से जात से हैं, कौन से संप्रदाय हैं, और हर एक को अकाउंट खोला गया। उसके संप्रदाय और उनके जात को नहीं देखा गया। लोग अपने जीवन में, अपने गांव में अनुभव करते हैं। मोदी जी सबके साथ न्याय करते हैं, और कुछ सरकारें ऐसे हैं जिनको कुछ जातों से, कुछ वर्गों से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि उनको लगता है हम वोट बैंक में तब्दील कर सकते हैं। आपने इन वर्गों का कोई कल्याण। हमें लगता है कि हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ, जो एक लिहाज से सीएम के कैंडिडेट हैं और लगातार मुस्कुराते हैं, इस वक्त वो हैं जुड़े हुए, वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है, और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की जीत है उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी भी रही है। देखिए, मैं तो एक सांसद के रूप में मुझे जो भूमिका दी गई थी, मैंने उस भूमिका का निर्वहन किया है। मुख्य रूप से पूरे चुनाव कैंपेन के जो केंद्र बिंदु थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। इन दोनों के नेतृत्व में जो कैंपेन चला था उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था, और जिस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी, हम लोग पहले से इस बात के लिए आश्वस्त थे कि एसपी कांग्रेस का नकारात्मक और बीएसपी के नकारात्मक रवैये को देखते हुए हमें एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और उसकी परिणति प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी, और वो हुआ। योगी जी, आपको क्या लगता है कि आखिर भाजपा के पक्ष में कौन कौन सी बातें चली गई, और अगर अलायंस की बात करें समाजवादी कांग्रेस का, उनके विरोध में क्या क्या बातें गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार का अभियान एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा था। हमारे पास 2.5 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी की सरकार का है। मोदी जी ने 2.5 वर्ष के अंदर जो कार्य करके दिखाए हैं, बिना भेदभाव के। देखिए, आप एक बात समझिए, ध्रुवीकरण की राजनीति लोग करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों ने एक प्रकार से